आज के साइंस डोज में ये होगी आपके लिए डोज नंबर 1, वो भी यांत्रिकी से, जो कि फिजिक्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इस तरह से टोटल एक एक करके सिर्फ यांत्रिकी से मैं आपको 22 डोज दूंगा। इसके बाद भी अगर आपका क्वेश्चन छूटे तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बस आपको करना इतना है, मैं तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, क्वेश्चन और उसको अटेम्प्ट करने के तरीके को ध्यान से सीखिए, अंत तक सीखिए। इसके बाद आपको लाइक, अनलाइक या सब्सक्राइब जो भी कुछ करनी है आप अंत में कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है और उसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे सीधा सपाट सिंपल सा पूछा है कि आप बस इतना बता दीजिए कि कार्य का मात्रक जो है वो क्या होता है। नीचे ये रहा आपके पास ऑप्शन। पहला देखिए क्या है, जूल, न्यूटन, वाट या फिर डाइन। 4 ऑप्शन आपके पास रहा, बताइए राइट आंसर क्या होगा, कार्य की जो मात्रा है वो क्या होगी। तो याद रखिए जो कार्य होता है ना उसका मात्रा होता है जूल। जूल जो होगा वो कार्य का मात्रा होगा। एक चीज आप यहां पे याद रखिए, जूल मतलब क्या, जूल मतलब होता है कि मान लेते हैं कि 1 जूल, ठीक है, आपको कोई दे दिया 1 जूल, तो इसका मतलब हुआ 1 जूल बराबर होता है आपका 1 न्यूटन मीटर का, ठीक है। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर का। फिर ये 1 न्यूटन मीटर क्या है, आप इसको कुछ इस ढंग से समझिए। मान लीजिए कि कोई एक इंसान है, वो किसी एक वस्तु को 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इस पे, ये जो है ये 5 न्यूटन का फोर्स इस पे लगा रहा है। तो जैसे ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो ये जो वस्तु है ये 4 मीटर आगे बढ़ जा रहा है, ठीक है, 4 मीटर आगे बढ़ जा रहा है, मतलब ये यहां पर अब आ जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए फिर ये जो इंसान है कितना कार्य किया, तो याद रखिए ये जो इंसान है टोटल 5 गुना 4 बराबर 20 जूल का कार्य करेगा। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि देखिए मैंने आपको ऊपर ही बताया कि 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर का, ठीक है, 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है 1 जूल का। तो देखिए ये जो इंसान था ना 5 न्यूटन का फोर्स इस पे लगाया, लगाकर कितना डिस्प्लेसमेंट ला दिया, कितना विस्थापन ला दिया उस वस्तु पे, तो 4 मीटर का ला दिया। तो बस इसीलिए 5 गुना 4 बराबर 20 और कार्य का मात्रा जूल, कार्य का मात्रा मैंने आपको बताया जूल। तो कितना कार्य किया इसने, 20 जूल का कार्य किया। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आने वाले अभी जितने भी एग्जाम्स है, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का हो या फिर आपका एसएससी एमटीएस वगैरह जो भी कोई एग्जाम हो, उसमें बहुत बार न्यूमेरिकल्स, छोटे छोटे फिजिक्स से न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको जो न्यूमेरिकल्स का बेसिक फंडा आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, हमेशा आप सिर्फ एक ही चीज़ रटेंगे, कार्य का मात्रा जूल, कार्य का मात्रा जूल, फिर उससे काम बनने वाला है नहीं, ठीक है। तो थोड़े बहुत आपको उसके एप्लीकेशंस पे भी ध्यान देनी होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़, पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं हमसे कि प्रकाश का मात्रा जो है, प्रकाश वर्ष मात्रा है, किसका मात्रा है आपको बताना है। ये भी सिंपल सपाट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है आपको बताना है। ऑप्शन चाहिए तो ये देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है, दूरी का, दूसरा समय का, तीसरा प्रकाश का, चौथा धारा का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको तो जानना ये होगा कि प्रकाश वर्ष आखिर बोलते किसको है, प्रकाश वर्ष बोलते किसको है। तो याद रखिए जो प्रकाश वर्ष होता है ना, किसी प्रकाश द्वारा, ठीक है, किसी लाइट द्वारा एक वर्ष में कुल तय की गई जो दूरी होगी उसी को हम बोलेंगे प्रकाश वर्ष, ठीक है। मान लेते कि ये जो लाइट है, ये लाइट 1 ईयर में जितनी भी डिस्टेंस वो जाएगी वही हो जाएगा 1 प्रकाश वर्ष। तो देखिए जब मैं प्रकाश वर्ष का डेफिनेशन आपको बता रहा हूं तो उसमें डिस्टेंस आ रहा है ना, तो बस आपका आंसर भी आ गया। तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो किसकी, दूरी की। आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका दूरी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और आपको जाननी जरूरी है, वो क्या है कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है, याद रखिए 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है, ठीक है। आपको पता है ना कि
प्रीवियस ईयर जो ग्रुप डी के एग्जाम हुए थे उसमें काफ़ी ज़्यादा इस ढंग के न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे। देखिए तो न्यूमेरिकल्स है नहीं, लेकिन इस ढंग का बहुत ही इनसाइट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था। ठीक है, तो ये काफ़ी जरूरी है कि आप सही ढंग से एकदम डीपली नॉलेज रखें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। निम्नलिखित में से क्या पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। जड़त्व का माप कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये रहा ऑप्शन आपके पास। पहला ऑप्शन है वेग, दूसरा त्वरण, तीसरा द्रव्यमान, चौथा भार या फिर वजन। ठीक है, तो आप हमेशा यहां पर एक चीज याद रखिए कि यहां पे आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जो है वो जड़त्व का माप है। कौन सा मात्रा जो है वो जड़त्व को माप सकता है, ऐसा आपसे पूछा है। तो याद रखिए जड़त्व का अगर माप आपको चाहिए ना तो आपको द्रव्यमान भी जरूरी होगी। ठीक है, अगर जड़त्व का माप आपको लेना है, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका द्रव्यमान। ठीक है, आप यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझिए। देखिए जो आपका द्रव्यमान होता है ना वो किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करती है। ठीक है, क्या बोला मैंने यहाँ पे, द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करती है। ये चीज याद रखिए आप। उसके बाद अगर हम इसको सिंपल सपाट लैंग्वेज में आपको बताएं तो क्या होगा कि जो सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो द्रव्यमान जो है, ठीक है, द्रव्यमान से ही हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता चलता रहता है। ठीक है, द्रव्यमान से ही क्या पता चलता रहता है, किसी वस्तु का वजन और या फिर गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण शक्ति का पता हमें चलता रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको कहीं पे डाउट रहे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। दो सूची दिया गया है आपको, पहला सूची जहां पे भौतिक राशि दिया गया है और सूची 2 जहां पे आपको उसकी इकाई दी गई है। बस आपको मैच कर देना है। ठीक है, बस आपको करना क्या है, मैच कर देना है। तो देखिए पहला सूची में जो आपको पहला भौतिक राशि है वो क्या दिया हुआ है, पहला भौतिक राशि है उच्च वेग। ठीक है, तो बताइए उच्च वेग के साथ कौन सा मैच होगा। तो देखिए उच्च वेग के साथ जो आपका मैच होगा ना वो होगा आपका मैक। अच्छा, ये मैक होता है क्या है आप इसको समझिए। हमेशा याद रखिए कि उच्च वेग को मापने के लिए तो हम क्या यूज करेंगे, मैक संख्या को यूज करेंगे। लेकिन आखिर ये मैक संख्या होता है क्या है, तो बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए कि कोई भी एक माध्यम है, उस माध्यम में किसी एक ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा उसी माध्यम में किसी साउंड का जो स्पीड होगा, उन दोनों का अगर रेशियो आपको बोले तो रेशियो ही होगा आपका मैक संख्या। अब इसको इस ढंग से मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप याद रखिए। जो आपका मैक संख्या होता है ना, जो आपका मैक संख्या होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाय स्पीड ऑफ साउंड। मतलब आपने क्या समझा, मैक संख्या बेसिकली किसी एक सेम माध्यम में, ठीक है, एक सेम माध्यम में किसी एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और स्पीड जो है साउंड का, उन दोनों के बीच का रेशियो जो होता है वही होता है आपका मैक संख्या। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो उच्च वेग के साथ आपका क्या हो जाएगा, मैक संख्या। तरंगदैर्घ्य, ये तो बहुत ज्यादा आसान है। तरंगदैर्घ्य के साथ क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम। दाब के साथ पास्कल, दाब के साथ क्या, पास्कल। उसको ऊर्जा के साथ क्या होगा, जूल। ऊर्जा का क्या होगा, जूल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, आप यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। आप सोच रहे होंगे कि अभी मैंने आपको बताया कि कार्य का जो मात्रा है वो जूल है, तो याद रखिए कि जो आपका ऊर्जा है ना, ऊर्जा का मात्रा भी आपका क्या होता है, ऊर्जा का मात्रा भी जो आपका ऊर्जा होता है, ठीक है, ऊर्जा का मात्रा भी आपका क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रा भी क्या होता है, जूल होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस देख लीजिए किस ऑप्शन में गिवन है कंटिन्यू। तो अच्छा, इस वाले ऑप्शन को देखिए, ये वाला जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 कंटिन्यू मैच था।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी आपको क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। इसमें क्या है कि इकाई आपको सबसे पहले दिया गया है जो कि आपका सूची 1 में है, और वहीं जो आपका भौतिक राशि है वो आपका कहाँ दिया गया है, वो दिया गया है सूची 2 में। ठीक है, ये रहा सूची 2 में। तो चलिए मैच करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि देखिए पहला वाला क्या दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा आसान, क्या है वो, जूल। तो चूंकि आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया कि कार्य है ना, जो कार्य है, कार्य को किस में मापते हैं, जूल में। तो यानी ए नंबर का आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर का क्या हो जाएगा आपका 3, है ना, ए का क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 नंबर पे आपका क्या दिया हुआ है, कार्य दिया हुआ है। उसी तरह से बी नंबर का देखिए, बी में क्या है, एम्पियर। अब बताइए एम्पियर में हम लोग क्या मापते हैं, तो एम्पियर से हम लोग मापते हैं, एम्पियर में हम लोग मापेंगे क्या, धारा को, यानी 1 नंबर हो जाएगा आपका, बी का क्या हो जाएगा 1। उसी तरह से वाट, वाट से हम लोग क्या मापेंगे, तो वाट, जो वाट है, वाट से मापेंगे सामर्थ्य, वाट से हम लोग क्या मापेंगे, सामर्थ्य, यानी कि आपका सी नंबर का क्या हो जाएगा 2, सी नंबर का क्या हो जाएगा आपका 2। उसी तरह से डी नंबर में क्या है, वोल्ट, वोल्ट से क्या मापेंगे, विभवांतर, यानी कि डी नंबर का क्या हो जाएगा आपका 4, डी नंबर का क्या हो जाएगा 4। लास्ट बचा क्या आपका कैलोरी, जो कि कैलोरी जो कि ई नंबर पे है, तो कैलोरी ई नंबर यानी कैलोरी जो है, ठीक है, कैलोरी से हम लोग क्या मापते हैं, मतलब कैलोरी में हम लोग क्या मापते हैं, तो मापते हैं उष्मा, जो उष्मा है उष्मा को हम लोग कैलोरी में भी मापते हैं। ठीक है, तो ई का क्या हो जाएगा 5। तो ये रहा, हम लोगों ने कंटिन्यू आराम से मैच कर लिया। बहुत ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप बस शर्त इतना कि आप एक एक करके हर एक को याद रखिए कि जूल किसकी इकाई है, एम्पियर किसकी इकाई है, वाट किसकी इकाई है, वोल्ट किसका इकाई है, कैलोरी किसका इकाई है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार मतलब सिंगल सिंगल करके भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए फिलहाल इसको हम लोग मैच करते हैं, देखते हैं किस नंबर पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया था, ए का क्या ढूंढा था, ए का 3। ठीक है, ए का 3 मतलब जो आपका जूल था ना, जूल का क्या हो जाएगा कार्य, यानी ए का 3। देखिए कहाँ पे, ए का 3 नंबर। अच्छा देखिए पहले नंबर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है ए का 3, ठीक है, बाकी तो दिया हुआ था ही नहीं, तो यानी कि ये वाला जो होगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर भी आपको मैच करना है, बहुत ही सिंपल है। एक तरफ आपका भौतिक राशि दिया हुआ है, दूसरा आपका इकाई दिया हुआ है। अभी भी आपने इस ढंग का 2 क्वेश्चन आपने मैच किया, यहाँ पर भी आप आसानी से इसको मैच कर सकते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ कैसे। पहला क्या है आपका त्वरण, तो आपको पता होना चाहिए कि जो त्वरण होता है ना, उसको हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसमें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मैच करते हैं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हम इसको क्या करते हैं, मैच नहीं करते, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मापते हैं। ठीक है, जो त्वरण होता है उसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, मतलब एक आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। देखिए यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। दूसरा बल, बल को हम किस में मापते हैं, न्यूटन में, बल को किस में मापते हैं, न्यूटन में, यानी बी का आपका क्या हो जाएगा, बी का आपका हो जाएगा 3। आगे कृत कार्य, कार्य हो या कृत कार्य, कृत कार्य मतलब किया गया कार्य, तो कार्य को किस में मापते हैं, जूल में। क्वेश्चन नंबर 1 याद कीजिए, तो सी नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा आपका 1। आगे बचा क्या आपका आवेग, और इधर बचा क्या इकाई में, न्यूटन सेकंड, तो यानी आवेग को किस में मापेंगे, यानी डी नंबर का हो जाएगा आपका 2। आवेग को मापेंगे न्यूटन सेकंड में। आपको सिंगल सिंगल एक एक करके हर एक का भी याद रखना है। यहाँ पर तो आपको मैचिंग था, तो मैच तो करना है, लेकिन आपको अलग अलग भी याद रखनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए ढूंढ लेते हैं ऑप्शन को। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए का 4 चाहिए हमको, क्या चाहिए, ए का 4। देखिए किस ऑप्शन में, अच्छा लास्ट वाला ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे ए का 4 दिया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक जो है वो क्या नहीं है, आपको बताना है। समय का मात्रक नहीं है वो बताइए आप। तो पहला देखिए क्या है, ऑप्शन को ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन है अधिवर्ष, दूसरा चंद्रमा, तीसरा प्रकाश वर्ष, और चौथा इसमें से कोई नहीं। यहाँ तो बात ही खत्म हो जाता है ना, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है वो क्या है, मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया कि प्रकाश वर्ष से दूरी मापते हैं, समय को नहीं, दूरी मापते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका 1 साल में किसी प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी। ठीक है, एक चीज याद रखिए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर आपका अगर बात करें, एक लाइट ईयर अगर बात करें, तो वो होता है आपका टोटल 9.46 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है, इंटू होगा 10 टू द पावर 15 मीटर का। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का। ठीक है, और एक चीज याद रखिए, जो सबसे बड़ी दूरी होती है, जैसे खगोलीय दूरी,
कहेंगे खगोलीय दूरी को किस में मापेंगे, तो खगोलीय दूरी को हम लोग मापेंगे पारसेक में। खगोलीय दूरी को किस में मापेंगे, पारसेक में। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए, तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि कौन सा निम्नलिखित में से समय का मात्रक जो है वो नहीं है, समय का मात्रक क्या नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष, क्योंकि प्रकाश वर्ष से हम लोग दूरी मापते हैं ना कि समय को। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है पारसेक। पारसेक इकाई है, अभी भी मैंने आपको बताया पारसेक दूरी की इकाई है, खगोलीय दूरी। तो यहाँ पर ऑप्शन में तो कहीं खगोलीय दूरी आपका गिवन है नहीं। ठीक है, तो इससे राइट आंसर क्या टिक करेंगे, दूरी का। अच्छा, क्या आपको पता है कि एक पारसेक बराबर कितना किलोमीटर का होता है? एक पारसेक बराबर जो होता है वो कितना किलोमीटर का होता है? तो एक पारसेक बराबर हो जाता है 31 ट्रिलियन। ठीक है, ट्रिलियन किलोमीटर का। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कौन सा वेल मैच नहीं है, सही से मैच किया गया नहीं है। ठीक है, मतलब एकदम गलत मैच कर दिया गया है उसको। ठीक है, सुमेलित नहीं है आपको बताना है। चलिए तो मैच करना है कौन सा, देखिए कौन सा मैचिंग नहीं है। तो देखिए पहला जो है आपका डेसिबल, तो पता है ध्वनि का, तो ध्वनि की तीव्रता का इकाई है, बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति हॉर्स पावर, ठीक है, शक्ति की इकाई है। बताइए एक हॉर्स पावर बराबर कितने का होता है? ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में हमको लिखना है कि एक हॉर्स पावर यानी अश्वशक्ति बराबर कितने का होता है, इसका वैल्यू कितना होता है। ठीक है, उसके बाद समुद्री मील, देखिए नौ संचालन की दूरी की इकाई है, बिल्कुल सही है। ठीक है, लास्ट का देखिए सेल्सियस, तो सेल्सियस जो है ऊष्मा की इकाई बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि सेल्सियस जो है एक पैमाना है जिससे तापमान को मापते हैं। ठीक है, ये ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लास्ट वाला सेल्सियस। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन बताइए यहाँ पे कि जो सेल्सियस की खोज किसने की थी? ठीक है, कमेंट में लिखिए। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, जो आपका सेल्सियस है ना, सेल्सियस की खोज जो है वो स्वीडन का एक वैज्ञानिक था, स्वीडन का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम सेल्सियस था। ठीक है, उसी का नाम पे सेल्सियस पड़ा है। ठीक है, तो इसने ही क्या किया था, सेल्सियस की खोज की थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया, ये चीज़ भी आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन है ल्यूमेन किसका मात्रक है? बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, मैं आपको बता देता हूँ। ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लास्क का मात्रक है। अच्छा ये ज्योति फ्लास्क होता है क्या है, तो देखिए एक ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, अच्छा इकाई है, मात्रक नहीं, सॉरी इकाई है। ठीक है, मात्रक सबसे पूछा है ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन जो है आपका ज्योति फ्लास्क का मात्रक है। ठीक है, ज्योति फ्लास्क का मात्रक है। अच्छा ये ज्योति फ्लास्क आखिर होता क्या है, तो देखिए याद रखिए कि मान लेते हैं एक चीज़ यहाँ पे, ठीक है, कि एक कैंडल है। ठीक है, एक कैंडल है, तो इसकी जो पूरा ब्राइटनेस होगी, जितनी ब्राइटनेस देने की इसकी क्षमता होगी, उस क्षमता को अगर व्यक्त करना है हमको, तो किस में व्यक्त करेंगे, हमेशा किस में, तो व्यक्त करेंगे ज्योति फ्लास्क में। ठीक है, तो बेसिकली ज्योति फ्लास्क क्या होता है, किसी भी जो दीप्त वस्तु है, मतलब जलती हुई वस्तु की जो टोटल ब्राइटनेस है उसकी क्षमता को व्यक्त करती है, कौन, ये ज्योति फ्लास्क। तो यहाँ पर राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ज्योति फ्लास्क। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो इस ढंग से मैंने सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डीपली आपको बता दी है। ठीक है, तो इस ढंग से मैं जो डेली साइंस डोज में एक एक करके, ठीक है, साइंस डोज मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, जो कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो सभी के लिए, इवन स्कूल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं इस ढंग के क्वेश्चन को। तो इस ढंग के क्वेश्चन अगर आपको चाहिए, हर रोज मैं एक फिजिक्स से, एक केमिस्ट्री से और एक बायोलॉजी से अपलोड करता रहता हूँ। अलग आपको प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पे फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग और बायोलॉजी का अलग आपको मिलेगी। ठीक है, तो अगर इस ढंग का आपको जो जीके एंड सॉरी जीके तो नहीं, साइंस डोज अगर आपको चाहिए, पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ एक बार तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपकी जो तैयारी है वो और अच्छी ढंग से हो पाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले डोज में, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।